हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? इवोल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंतर्गत सिंपल स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ है। बहुत ही धीमी गति से और कंटिन्यूशन में होने वाली प्रोसेस है जो कि आज तक भी जारी है। लगातार हमारे अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं, लेकिन वो इतने धीमे होते हैं कि हमें उनका पता नहीं चलता है। इवोल्यूशन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ है। जैसा कि पूर्व में माना जाता रहा है कि उनका अचानक से विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है। इवोल्यूशन के द्वारा ही नई नई जातियों का विकास हुआ है। कई थ्योरीज़ दी गई हैं इवोल्यूशन के बारे में, जैसे थ्योरीज़ ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। ग्रीक थ्योरीज़ हैं, मॉडर्न थ्योरीज़ हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं मॉडर्न थ्योरीज़ की। मॉडर्न थ्योरी में पहली थ्योरी है लेमार्किज्म। तो आज हम लेमार्किज्म के बारे में बात करेंगे। इवोल्यूशन के प्रोसेस में पहला जो सिद्धांत दिया था वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने दिया था। लेमार्क के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत था वो लेमार्किज्म कहलाया। इसे उसने 1809 में फिलोसफी जोलॉजिक नामक बुक में पब्लिश किया था या पब्लिश हुआ था। ये जो सिद्धांत है इसे हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत नाम से भी जानते हैं। एग्ज़ाम में मोस्टली यही आता है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसने दिया था या क्या है। 4 अवधारणाओं पर आधारित है। इवोल्यूशन के दौरान जीव के शरीर और उनके ऑर्गन्स के आकार में वृद्धि होने की टेंडेंसी पाई जाती है। इसके अकॉर्डिंग लगातार ऑर्गन्स का साइज़ जो है वो बढ़ता रहता है। सेकंड, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के कारण जंतुओं की जो लाइफस्टाइल है उस पर इफ़ेक्ट आता है, जिसके कारण इनकी स्ट्रक्चर और बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें चेंज आता है और बदली हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही शरीर में नए ऑर्गन्स का विकास होता रहता है। थर्ड ये पॉइंट ये कहता है कि जंतु जो है जिन ऑर्गन्स का उपयोग अधिक करता है वो अधिक विकसित हो जाते हैं और जिनका कम उपयोग करता है वो रिड्यूस होने लगते हैं। इसी को ऑर्गन्स का थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ कहा गया। फोर्थ है, जंतु अपने जीवन काल में जिन भी गुणों को अर्जित करता है, एक्वायर्ड करता है, उन्हें नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर देता है, वो ट्रांसफ़र कर देता है। इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इस तरह एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस जनरेशन बाय जनरेशन होती जाती है, नए कैरेक्टर्स आते जाते हैं और लास्ट में एक नई स्पीशीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं लेमार्किज्म के फेवर में किस किसने या क्या एविडेंसेस इसने दिए थे। लेमार्किज्म ने अपने फेवर में क्या क्या कहा उसमें देखो। फर्स्ट है, इसने एग्जाम्पल दिया था जो हॉर्सेस होते हैं उनके एंसेस्टर जंगल में नरम भूमि पर रहते थे। इनमें 5 जो उंगलियां युक्त लिम्ब पाए जाते थे। जब इन जंगलों का विनाश हो गया, उनके स्थान पर क्या हो गया, अब सूखे घास के मैदान डेवलप हो गए। सूखी कठोर भूमि तक इनको दूर दूर जाना पड़ता था, जिसके भोजन के कारण इनमें मोलर प्रीमोलर दांतों में चेंजेस आ गया। और क्योंकि इनको दूर दूर तक तेज़ गति से जाना पड़ता था इसलिए इनकी फिंगर्स की संख्या कम हो गई और लेग्स जो है उनकी लेंथ ज़्यादा हो गई। इस प्रकार से जो मॉडर्न हॉर्सेस हैं उनके लिम्ब जो हैं वो डिजिटिग्रेड स्वरूप में बदल गए। इस प्रकार कठोर भूमि पर तेज दौड़ने के लिए ये उपयुक्त थे। सेकंड है, लेमार्क के अनुसार अफ्रीकी लंबी गर्दन वाले जिराफ के जो एंसेस्टर्स थे उनकी अगली टांगें छोटी और गर्दन जो थी वो नॉर्मल थी। एट प्रेजेंट अफ्रीकी जिराफ जो है डेजर्ट एरिया में रहता है और ऊंचे ऊंचे डेजर्ट जो ट्रीज़ हैं उनकी पत्तियों को खा करके अपना लाइफ स्पैन करता है। लीव्स तक पहुंचने के लिए इनकी अगली टांगें और गर्दन जो होती हैं उसको इनको लंबा करना पड़ता है। पहले जब ये छोटे छोटे नीचे पेड़ घास आदि पाए जाते थे तब तक तो इनकी टांगें छोटी थी, गर्दन नॉर्मल थी, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज हुआ घास फूस में कमी आ गई, पेड़ ऊंचे होते गए, जिससे कि जिराफ को क्या करना पड़ता था, अपनी टांगों को ऊंचा करना पड़ता था और गर्दन को भी ऊंचा करना पड़ता था। धीरे धीरे उसने क्या कहा कि ये जो कैरेक्टर है जनरेशन जनरेशन बाय इनहेरिटेड होकर एकत्रित होते गए और नए या मॉडर्न काल का जिराफ जो है उसका एक परमानेंट कैरेक्टर बन गया। इस तरह से उसने कई एग्जाम्पल दिए थे। ईयर पिन्ना जो है
उसकी मसल्स जो हैं वो भी लेमार्किज्म के फेवर में हैं। रैबिट, गाय, हाथी, कुत्ते आदि में पिन्ना की जो मसल्स हैं अधिक डेवलप होती हैं क्योंकि ये इनका अधिक उपयोग करते हैं, जबकि मनुष्य में ये रिड्यूस हो जाती हैं जहाँ पर इनका उपयोग नहीं होता है। तो वो इसका फेवर में ऑर्गन ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। उपयुक्त उदाहरणों से लेमार्क सिद्ध करते हैं कि जंतु जिन ऑर्गन्स को अधिक काम में लेता है वो अधिक विकसित हो जाते हैं और जिनका उपयोग कम करता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर के विलुप्त हो जाता है। अब है क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म। ये तो अब तक था, लेमार्क ने अपने फेवर में जो दिए थे। अब है लेमार्किज्म क्यों सही साबित नहीं हुआ। लेमार्क के द्वारा जो इवोल्यूशनरी थ्योरी दी गई उसकी कई साइंटिस्ट ने आलोचना की। लेमार्क लाइफ टाइम सिद्धांत के पक्ष में प्रूफ जुटाता रहा और इसकी सत्यता को सिद्ध करने का प्रयास करते रहे। क्यूवियर और वीजमैन जो थे इसके सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़र थे। इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किया और इसे सिद्ध कर दिया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जनरेशन बाई जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होते, और ना ही ऐसे ऑर्गन जिनका कि अधिक विकास होता है, जिनका अधिक उपयोग होता है। इन एक्सपेरिमेंट का लेमार्क के पास कोई उत्तर नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्यक्ति जो कि लगातार पढ़ते लिखते हैं वो अपनी आँखों का उपयोग करते हैं, आँखें जल्दी या ख़राब या कमज़ोर हो जाती हैं, जबकि लेमार्किज्म के अनुसार क्या था, उनकी आँखें बड़ी हो जानी चाहिए थी या वेल डेवलप हो जानी चाहिए थी। इसी की तरह वीजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, चूहों की पूँछ उसने क्या किया था, 21 जनरेशन तक उसने चूहों की पूँछ काटी थी, लेकिन फिर भी हर एक जनरेशन में चूहे जो होते वो टेल के साथ ही पैदा होते थे। यहाँ तक कि टेल की लंबाई में भी कोई चेंज नहीं हुआ। चाइना का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। वहाँ पर छोटे पैर जो होते हैं उसे सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कम एज की जो लड़कियाँ होती हैं उन्हीं को लोहे के जूते पहनाकर रखा जाता है जिससे कि उनके पैरों में ज़्यादा वृद्धि ना हो। लेकिन यदि उन्हें जूते नहीं पहनाए जाएं तो पैर बड़े हो जाते हैं। अनेक जनरेशन से चले आने पर भी छोटे पैरों का जो ये कैरेक्टर है वो वंशानुगत नहीं होता है। कोई भी पहलवान है अपने जीवन में एक्सरसाइज करता है, उसकी बॉडी जो होती है या मसल्स जो होती हैं स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका जो बच्चा पैदा होएगा उसमें भी मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ही पैदा हों। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता। महिलाओं में इंडिया के अंदर नाक कान छिदाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई है जिसके जन्म से ही नाक कान छिदे हुए होते हैं। वीजमैन के द्वारा प्रस्तावित थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म जो है ये लेमार्किज्म के बिल्कुल अगेंस्ट था। इसके अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संतानों की उत्पत्ति में पेरेंट्स की गैमेट्स जो होती हैं भाग लेती हैं। गैमेट्स बनाने वाली जर्म सेल्स एम्ब्रियो में काफ़ी पहले से ही शरीर बनाने वाली सोमैटिक सेल से अलग होकर के इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं। इस प्रकार जंतु के शरीर में पहले से ही जर्म प्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म में डिफरेंशिएशन हो जाता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में गैमीट्स के माध्यम से जर्म प्लाज्म एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, न कि सोमैटोप्लाज्म। इसीलिए केवल जर्म प्लाज्म ही जनरेशन बाई जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। कोई ऐसा चेंज है जो कि जर्म प्लाज्म में हो गया है वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। सोमैटोप्लाज्म में यदि कोई भी चेंज हुआ है तो सिर्फ उसी जनरेशन तक सीमित रहता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब लेमार्किज्म ने कुछ और स्टडी की और उसके बाद उसे मॉडिफाइड स्वरूप में प्रस्तुत किया कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने, जिसे न्यू लेमार्किज्म कहा गया। इन्होंने ये बताया कि सभी तो नहीं लेकिन कुछ ही एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की वंशागति जरूर होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि जंतुओं के जर्म प्लाज्म के जीन्स को प्रभावित कर देते हैं वो निश्चित रूप से वंशागत होकर के संतानों में प्रदर्शित होते हैं। इन साइंटिस्ट ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। फॉर एग्जांपल, समनर ने वाइट जो माइस हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किया। ये बताया कि यदि इन माइसिस को हाई टेम्परेचर पर पाला जाए तो इनमें नॉर्मल जो माइस हैं उनकी अपेक्षा शारीरिक लंबाई, टेल की लंबाई, पिन्ना तथा हाइंड लिम्स की लंबाई अधिक होती है और ये लक्षण जनरेशन बाई जनरेशन नेक्स्ट संतति में ट्रांसफ़र हो जाता है। टॉवर ने बताया कि पोटैटो बीटल नामक इंसेक्ट की एडल्ट स्टेजेस जो हैं उनको मॉइस्चर या टेम्परेचर की हायर या मैक्सिमम सीमा में रखा जाए तो इनकी स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक चेंजेज आ जाते हैं जो कि सामान्यतः जर्म प्लाज्म के जीन्स को प्रभावित करते हैं। मैकडोगल ने
चूहों की 40-50 पीढ़ियों को लगातार एक स्पेसिफिक रास्ते से आने जाने की ट्रेनिंग दी। पहले तो चूहों ने इनको सीखने में बहुत बार गलतियाँ की, लेकिन बाद में ये देखा गया कि जनरेशन बाय जनरेशन इन गलतियों की संख्या में कमी आई गई। तो अल्टीमेटली ये निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि किसी भी प्राणी के जर्म प्लाज्म में चेंज कर देते हैं, सिर्फ वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। यदि सोमेटोप्लाज्म में चेंज हुआ है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति में चेंज हुआ है, तो वो उसकी डेथ के साथ ही समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि वो जर्म प्लाज्म या जीन में कोई चेंज हो गया है, तो वो रिप्रोडक्शन के माध्यम से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये चेंजेस लगातार नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते जाते हैं और अल्टीमेटली एक नई स्पीशीज़ का निर्माण हो जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इवोल्यूशन एक सतत या लगातार चलने वाली बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। कई 100 सालों के बाद एक नई संतति या नई स्पीशीज़ का निर्माण होता है। थैंक यू स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं।